मुखालिफिन हैं उनको डिस्क्वालीफाई कराते जाएंगे, कब तक आप फाउल प्ले करते जाएंगे, कभी तो ये खेल घिनौना खेल खत्म होगा ना। ये बहुत देर चल नहीं सकता। अगर डिक्टेटरशिप खत्म हो सकती हैं तो ये तो अब खत्म होने पे आ रहा है कि हुकूमत के दिन पूरे होते जाते हैं, तो उनकी जो इंतकाम पर मबनी सियासत है ये भी कौम के सामने और ज्यादा अच्छे तरीके से आएगी, क्योंकि एक इंसान प्लान करता है, एक अल्लाह ताला भी है। ये इल्तवाओं के पीछे छुपना, ये डिलेइंग टैक्टिक्स के पीछे छुपना, ये शरीफ खानदान का पुराना वतीरा है कि अब इन अपीलों के ऊपर जो है वो फैसला होना चाहिए। मैं चैलेंज करता हूं मरियम सफदर को, रोजाना की बुनियाद के ऊपर अदालत इसकी समाअत करे। साहबजादी बजाय रोजाना की बुनियाद के ऊपर केस का मुतालबा करने के कह रही है मुझे 1 महीने का वक्त दिया जाए। 3 साल गुजर गए, आप अपनी अपीलों के ऊपर क्यों फैसला नहीं करवाना चाहते? क्योंकि आपको पता है कि आपने चोरी की हुई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मरियम नवाज साहिबा को आपने सुना, वो कहती हैं कि मौजूदा जो हुकूमत है वो इंतकाम की सियासत कर रही है और जानबूझ के वो नाअहल करार देती है, डिस्क्वालीफाई कर रही है PMLN और यानी अपोजिशन के लोगों को, और ये सारा सिलसिला जो है वो ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता। हुकूमत ये कहती है, फरूख साहब को भी आपने सुना जो वज़ीर मुमलिकत हैं इंफॉर्मेशन के, उन्होंने कहा है कि यानी ये जितनी भी अपीलें ये कर रहे हैं या ये जो केस को डिले करके उसके पीछे छुपने की जो कोशिश की जा रही है शरीफ ख़ानदान की, उससे उन्हें बाहर आना चाहिए और डे टू डे बेसिस के ऊपर इन केसेस को सुना जाना चाहिए। दोनों जानब से इस किस्म की जो मौक़िफ़ है, यानी PMLN का जो मौक़िफ़ है, आपको मालूम है कि जब 2017 में नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया था अदालत की जानिब से पनामा केस में, तो उस वक्त से उन्होंने अदलिया के ऊपर भी ज़ाहिर है कि तनकीद का निशाना उसको बनाया, इस्टेब्लिशमेंट को भी तनकीद का निशाना बनाया। और अब जो है जो गवर्नमेंट है PTI की, ख़ासकर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, उनको भी कहा यह जाता है कि वो नैब के साथ एक गठजोड़ करके अपोजिशन को वो दीवार के साथ उन्होंने लगाए हुए, और जितने भी केसेस है खासकर जो शरीफ फैमिली है उनके जो खिलाफ केसेस हैं वो इमरान खान साहब जो है वो उनको परसू करवा रहे हैं थ्रू नैब। दूसरा जो मामला है इम्पोर्टेंट वो है EVM का, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से। आपको मालूम है कि कल सेनेट के अंदर भी एक जो है वहाँ पे इजलास हुआ और वहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 37 ऑब्जेक्शंस जो है यानी 37 ऑब्जेक्शंस की एक डिटेल लिस्ट जो है वो पार्लियामेंट के सामने जो है कमेटी के सामने पेश की है। और आज भी इस हवाले से हमने देखा है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुछ अफसरान जो है वो आज ECP गए हुए थे और वहाँ पे उनको ECP के जो कंसर्न लोग हैं उनको ब्रीफ किया उन्होंने, और अब कहा यह जा रहा है कि अगले हफ्ते दोबारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत जो कि इस मशीन को बना रही है, इस मशीन को जिन्होंने हतमी शक्ल दी है, वो ECP के जो ऑब्जेक्शंस हैं उनको भी रिमूव करने की कोशिश करेगी। और पंजाब में आपको मालूम है कि IG को और चीफ सेक्रेटरी को दोबारा से पंजाब गवर्नमेंट ने तब्दील किया है, जिसके ऊपर अपोजिशन ने काफ़ी ज़्यादा हुकूमत पंजाब को और PTI की हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर मोहम्मद अब्दुल कादिर साहब, PTI के आप मरकज़ी रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, आपने हमें टाइम दिया। जनाब कादर खान मंदोखेल साहब, आप रुकन कौमी असम्बली के पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया मंदोखेल साहब, आपका भी आपने हमें ज्वाइन किया। और कुछ ही देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे अली गौर बलोच साहब जो कि रुकन कौमी असम्बली के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा हैं। मैं बात का आगाज़ सेनेटर अब्दुल कादिर साहब आपसे करूंगा। मुझे ये बताइएगा कि ये अभी तक ये तासुर क्यों अपोजिशन के अंदर पाया जाता है कि आप लोग थ्रू नैब अपोजिशन को इंतकाम का निशाना बना रहे हैं, और ये जितने भी केसेस हैं इनके अंदर कोई जान नहीं है, ये सिर्फ अपोजिशन को दीवार के साथ लगाने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, आप खुद सारी चीज फॉलो करते आए हैं कि नैब के चेयरमैन को जब लगाया गया था तो ये गवर्नमेंट नहीं थी, और नैब जब भी जो भी
इंटेरोगेशन कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, केसेस को फॉलो कर रहा है, वो अपनी फैक्ट्स की बुनियाद पे कर रहा है। तो जो भी लोग जिन पे केसेस बने हैं वो अपने प्रूफ्स या अपनी क्लैरिफिकेशन देने की बजाय कोर्ट्स में अपने लॉयर्स के थ्रू या अपनी इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करके अपने प्रूफ देने की बजाय इसको पॉलिटिकल रंग देना चाहते हैं, ताकि अवाम में ये एक जेस्चर हम थ्रो करें कि हमारे साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। आल्दो इसमें कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन वाली बात नहीं है, क्योंकि जब अगर आपने कोई क्राइम किया है, आपने अगर कोई मिस अप्रोप्रिएशंस की हैं, तो उनकी बेसिस पे आपसे क्वेश्चन किया जाता है। लेकिन जो कोर्ट्स में इनको फॉलो अप करने के लिए या इनको फेस करने के बजाय उस पर डेट्स ली जाती हैं, और इस सारे चीज को सियासी रंग इसलिए दिया जाता है कि लोगों को ये ना पता चले कि इन्होंने अपने दौर में क्या क्या करप्शन किए, और अपनी फेम को डीफेम होने से बचने के लिए कैमरे पे आके और सामने आके हमेशा ये कहा जाता है कि जी हमने तो ये हमारे साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। ऐसी कोई चीज नहीं है। जो नैब का अदारा एक खुद मुख्तार अदारा है, उसकी जो प्रोसीजर्स हैं वो वेल डिफाइंड हैं। उन्होंने अभी जो अपनी रिकवरीज शो की हैं, आपको पता है लास्ट 3 इयर्स में वो रिकॉर्ड रिकवरीज शो की हैं। तो ये अगर करप्शन ना हुई होती तो ये रिकवरीज जो है, रिकॉर्ड रिकवरीज 3 इयर्स में वो कैसे शो करते? बिल्कुल ठीक है। मंदोखेर साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। मुझे ये बताइएगा कि क्या ये गवर्नमेंट जो है वो वाकई में विक्टिमाइज कर रही है आप लोगों को, अपोजिशन को, या ये एक आप लोगों का एक वावेला है, यानी जो केसेस हैं उनसे बचने के लिए, जैसे कादर साहब ने, सेनेटर साहब ने कहा है कि उनसे बचने के लिए ये एक आप लोग एक नैरेटिव मीडिया के अंदर जो है वो पेश करने की कोशिश करते हैं। जी प्लीज गो अहेड। देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहे हैं कि कौन किस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तो समझ से बाहर आता रहा है। दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट ने जितने भी नारे लगाए करप्शन के हवाले से, आपको याद हो इमरान खान साहब ने खुद कहा कि बलूचिस्तान में 70 करोड़ रुपए सेनेटर की बोली चल रही है। याद है आपको ये बात सारी? ठीक है। और फिर उस 70 करोड़ का बोली में किसको टिकट दिए, कहां से दिए, मैं ज्यादा तफसील में, ये सब आवाम जानते हैं। सवाल ये है कि करप्शन करते करते है खुद आटा, चीनी और मेडिसिन, और आपको बताऊं कि मुझे 28 साल हो गए और प्रैक्टिस करते हुए सुप्रीम कोर्ट का वकील हूं। मेरी जिंदगी में कभी ऐसा केस नहीं आया। एक थानेदार तो झूठा मुकदमा दर्ज कर सकता है, मगर एक कमीशन बना है और कमीशन के ऊपर बाकायदा रिकमेंडेशन भी है कि आटा चीनी चोर जो है ना, वो जहांगीर तरीन, उसका बेटा खुसरो बख्तियार, उसका भाई, ये सब नॉमिनेट हो गए। और नॉमिनेशन के बाद जाके जब हम और आप लोग पीटीआई के लोगों से सवाल करते थे, और उस सवाल में वो ये जवाब देते थे कि अभी सब्र करो, कमीशन की रिपोर्ट आने दो। कमीशन की रिपोर्ट आ गया, बाकायदा चोर चक्कों का सबका पता चल गया। पता चलने के बाद मुकदमा दर्ज हो गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद एफआईए और प्रोसिक्यूशन ये कहा कि जो जमानत उसने कबल अज वक्त लिए थे जहांगीर तरीन साहब और उसके बेटे ने, और वो वापस लेना पड़ा। सबसे बड़ा एनआरओ तो ये है। दूसरी बात ये कि जितने बड़ा उसने जरदारी साहब के बारे में कहा या नून लीग के बारे में कहा, ये जरा बताए जो आप आदाद शुमार बता रहे हो, 1 रुपए पीपल्स पार्टी से कोई रिकवर हुआ है या कुछ साबित हुआ है? आज 3 साल हो गए इनकी ड्रामाबाजी का, इनकी चोर करते करते अपनी बगल से चोर निकल रहे हैं। 70 करोड़ रुपए का इनकी अपने सेनेटर से निकल रहे सारे, जो कि ये बोली लगा रहे थे। खुद इमरान खान साहब गालिबन बोली बढ़ा रहे थे वो कि 70 करोड़ चल रहा है, बाबा मुझे 70 करोड़ दो तो मैं उसको टिकट देता हूँ। सब दुनिया जानती है। अब सवाल ये है कि ये सारी चीजों को करते करते आपने ये कहा था धरना पार्टी, आप तो धरना पार्टी कहते हो, मैं तो कुछ और पार्टी कहता हूँ। आपने ये कहा कि मेरे पास 200 माशी टीम मौजूद है, जिसका सरबरा अरस्तु उसद उमर हो गए, वो आपका अरस्तु फेल हो गया। फिर आप पीपल्स पार्टी को चोर, करप्ट, पता नहीं क्या क्या कहते थे, और पीपल्स पार्टी के वजीर खजाना हफीज शेख को आपने लिया, फिर उसको भी आपने फेल कर दिए। फिर हमाद अजहर को आपने लिया, उसको भी फेल कर दिए। फिर दोबारा पीपल्स पार्टी के आपने वजीर खजाना लिया है शौकत तरीन को। अब ये सारी चीजों के बाद आज भी 3 साल बाद आप ये कह रहे हो। अभी पिछले दिनों में मैं तो इस चीज से कासिर हूं, जब मैंने देखा कि ये 3 साल का सेलिब्रेशन मना रहा है
میں نے یہ سوچا سارے کام ٹی وی ٹاک شو میں نے کینسل کر کے میں نے یہ سوچا کہ آج میں نے ان کا یہ جو شو چل رہا ہے اسلام آباد میں کرونا شرونا تو ایک طرف چھوڑ دیے. ہو سکتا ہے میری اپوزیشن کی نظر سے میری نظر میں کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں ہو جو آج ان اتنی بڑی پارٹی میں پورا پاکستان بھر کے تمام بڑے شہروں میں اسکرین لگا کے لوگوں کو دکھا رہا ہے. آپ یقین کریں گے وہ 2-3 گھنٹے کا جو شو تھا وہ ڈانس اور وہ گانے جو پہلے روایتی ان کا رسم ہے اس کے مطابق اس سے آگے کوئی نہیں چلا. چلیں مندوخیل صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. بلوچ صاحب کو ذرا ایک منٹ مجھے اگلا آخری جملہ کہہ دیں. پھر پچھلے دنوں میں انہوں نے یہ کہا, آپ کو یاد ہو جب عمران نیازی صاحب یہ فرماتے تھے کہ عمران نیازی صاحب یہ فرماتے تھے کہ پاکستان میں 1.5 کروڑ بچے 2 کروڑ بچے جو نا وہ سکول نہیں جا رہے, جب یہ اپوزیشن میں وہ کرتے تھے. جب آج حکومت میں آگے پچھلے ہفتے میں جنہوں نے وہ جعلی جو پروگرام اس نے بنایا حساس پروگرام, وہاں کا پاکستان میں 2 کروڑ بچے نہیں جا رہے. وہ کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی آیا ہوتی ہے. 3 سال آپ کی چلیں مندوخیل صاحب پھر آپ کی طرف آتے ہیں. بلوچ صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا جی, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ بتائیے گا کہ مریم صاحبہ نے آج ایک مرتبہ پھر وہی بات جو ہے شروع میں ہم نے چلائی بھی ہے, انہوں نے کورٹ کے باہر کہا جی کہ انتقام کی سیاست جو ہے وہ چل رہی ہے. ایک طرف نیب ہے جو کہ گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ نیب از این انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن, اور عدالتیں جو ہیں ظاہر ہے وہ بھی انڈیپینڈنٹ ہے, علیحدہ سے ایک اسٹیٹ کا انسٹیٹیوشن ہے, اور عدالتوں کے اندر جو کچھ بھی چل رہا ہے اس میں حکومت کا لینا دینا اس طرح سے نہیں ہے. اور فرخ حبیب صاحب نے تو یہاں تک کہا ہے کہ یہ جتنے بھی کیسز ہیں ان سے بچنے کے لیے یہ سارے کا سارا جو ہے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ خواجہ سعد رفیق صاحب کی جو بیل ہوئی, جو ان کے اوپر نیب کا جھوٹا کیس بنایا گیا تھا, اس میں ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی, اور وہ اس ججمنٹ کی بہت خیر, وہ اگر میں پوری پڑھوں تو شاید آپ کا پورا پروگرام ہی چلا جائے گا. میں اس کی 2-3 چیزیں آپ کو مجھے یاد ہیں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ نیب ایک وہ ادارہ ہے جس کو طاقت کے ٹول کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو کہ میں نہیں کہہ رہا یا کوئی اور عام آدمی نہیں کہہ رہا, یہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہماری موجودہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے کہ نیب کو طاقت کے ٹول کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے, نیب کو لوگوں کی وفاداریاں بدلنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے, نیب کو پولیٹیکل پارٹیاں توڑنے اور بنانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے خواجہ سعد رفیق کی ضمانت کی کیس میں اور اس کے علاوہ اور اسی طرح کی بے شمار مطلب ہے کہ وہ انہوں نے اس فیصلے میں رکھیں. کسی وقت آپ پروگرام رکھیں اور یہ اپنا سینیٹر صاحب کو بھی بلائیں اور قادر مندوخیل صاحب بھی ہوں, یہ تو ماشاءاللہ خود سپریم کورٹ کے وکیل ہیں, مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہوں گے, تو وہ آپ کو مطلب ہے اس تو پورے ٹاپک پر ایک پروگرام رکھا جا سکتا ہے. دوسرا اس کی واضح ثبوت یہ ہے کہ جس طرح سے مندوخیل صاحب نے بھی کہا کہ اگر انہوں نے نیب نے ریکوریز کی ہیں, کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا, یہ اربوں روپے کے ایلیگیشن لگاتے تھے پاناما میں سے, مطلب ہے کہ یہ شروع ہوئے اور اقامہ پہ انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو جھوٹے مقدمے بنا کے سزائیں سنائیں, اور وہ سارا پتہ ہے, پورے پاکستان کے عوام جانتے ہیں کہ اس نیب کو بنایا ہی استعمال ہی اس لیے کیا گیا کہ یہ نیازی کی حکومت بنانی تھی. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ نیب نیازی کا ہتھیار ہے. اور اسی میں دیکھیں کہ نت نئے روز سکینڈل آتے ہیں. یہاں پر چینی کا سکینڈل آیا, یہاں پر آٹے کا سکینڈل آیا, جو کہ کسی اور نے نہیں کیا. اس کا تو براہ راست ملزم ہی پرائم منسٹر بنتا ہے, چونکہ اس کے سائنوں سے اور چیف منسٹر کے سائنوں سے اس پیسے کی ڈسپرسمنٹ کی گئی, جو کہ پیسہ پاکستان کی عوام کا پیسہ تھا, جو اربوں روپیہ عمران نیازی کی ATM مشینوں میں گیا. پھر آپ نے اس کے بعد BRT پشاور کا کیس دیکھ لے, اربوں روپے یہ مطلب ہے عمران نیازی اور اس کے حواری کھا گئے, لیکن کبھی اسٹے آرڈر کے پیچھے چھپتے ہیں. میں 2 دن پہلے ان کے وہاں کے منسٹر کا ایک مطلب ٹی وی چینل پر میں دیکھ رہا تھا کہ بیان اس نے, جب اس سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ کیوں اتنے سٹے لیے اور اس پر انویسٹیگیشن کیوں نہیں ہونے دیتے, انہوں نے کہا جی کہ ہمیں یہ ہے کہ پھر اس طرح سے کام میں رکاوٹ آ جائے گی اور اس لیے ہم وہ نیب کو فیس نہیں کر سکتے. گزارش کرنے کا مقصد ہے کہ آپ اربوں روپے کھا سکتے ہیں. ایک وہ پروجیکٹ جو کہ 1 ارب سے نیچے میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں
3 से 4 मेट्रोज बनी, मुल्तान में बनी, रावलपिंडी इस्लामाबाद में बनी, लाहौर की मेट्रो बनी, लेकिन 1 अरब से ज्यादा लगा दिया आपने एक पेशावर की मेट्रो पे। आज भी वो गाड़ी जो है वो रोड पर चलती नहीं बल्कि जलती हुई नजर आती है। 1 अरब तो नहीं, 100 अरब प्लस है। सॉरी, मतलब है कि 100 अरब प्लस। तो गुजारिश करने का मकसद ये है कि ये हम पाकिस्तान को किस तरफ ले जा रहे हैं। अगर हमने मतलब है कि हुकूमती पार्टी को जो है खुली इजाजत देनी है कि वो पाकिस्तान के अरबों रुपए इमरान नियाजी हड़प करके अपनी एटीएम मशीनों में डाल दे और अद्वियात। बलोच साहब, आप जो है वो इंस्टीट्यूशंस के ऊपर भी जाहिर है कि जो आप मतलब नुक्ता नजर पेश कर रहे हैं या आपकी पार्टी पेश करती है वो इंस्टीट्यूशंस के हवाले से भी बात करती है ना। अब अदालत जो फैसला आप लोगों के हक में देता है उसको तो आप लोग कोर्ट करते हैं, लेकिन जो आपके खिलाफ देता है उसको आप कोर्ट नहीं करते, बल्कि अदालतों के ऊपर आप लोग सवाल उठाते हैं। और वो मियां साहब का यहाँ से लाहौर तक जाने के दौरान जो भी उन्होंने खिताब किए और बातें की वो सब अब हिस्ट्री है। एक शॉर्ट ब्रेक नाज़रीन क्विकली ले लेते हैं, वापस आके प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क की सियासी सूरत हाल के ऊपर खासकर जो एहतसाब का अमल मुल्क के अंदर चल रहा है उस हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। अपोजिशन एंड द गवर्नमेंट हैज अ डिफरेंट ओपिनियन एंड डिफरेंट अप्रोच टूवर्ड्स अकाउंटेबिलिटी। सेनेटर साहब, आप कोई कमेंट करना चाहेंगे जो बात बलोच साहब ने और मोहतरम मंदोखेल साहब ने की है ब्रेक से पहले? जी, मैं बिल्कुल ये बताना चाहूंगा कि वो इंग्लिश में एक मुहावरा है, लुक हु इज टॉकिंग। ये मंदोखेल साहब को ये पता होना चाहिए कि पीपल्स पार्टी के दौर में चलती हुई स्टील मिल जो बंद हुई, आज उसके 400 अरब रुपए पाकिस्तान पे चढ़े हुए हैं। उस दौर में पीआईए चलती हुई बंद हो गई थी, फिर दोबारा से नून लीग ने या उसके बाद कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट की और अब हमारी गवर्नमेंट ने आके उसमें इम्प्रूवमेंट की। रेलवे की ट्रेनें चलना बंद हो गई थी। ये कहते हैं कि जी कोई करप्शन की बात नहीं पकड़ी गई। इनकी गवर्नमेंट जो 2008 से 13 में रही उसका तमाम लोगों को पता है कि करप्शन आसमान से बातें कर रही थी। और इमरान खान का पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया जानती है कि एट हार्ट एंड खुद जाती तौर पे एक ईमानदार लीडर है और बिल्कुल वो ट्रांसपेरेंसी पे और ईमानदारी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा, जिसकी वजह से इनको ये प्रॉब्लम है। और ये बातें कि कभी नैब पे चढ़ाते हैं, कभी किसी चीज पे जाते हैं कि जी नैब ने ये कर दिया, ये फलाने ने कर दिया, और ये कहते हैं कि जी गुमा के बाद कि जी ये तो इन्होंने कोयटा में इलेक्शन लड़ा। इलेक्शन बहुत पीछे रह गया है। मंदोखेल साहब, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप लोगों पे जो ये अरब रुपए की चीटियों के और ये कुल्फी वाले के और ये जो कहते हैं रिक्शे वाले के अकाउंट्स खुले हुए हैं, इन चीजों को आप देखें कि वो जो है किस तरह खुले और किस तरह चीटियां आई, किस तरह करप्शन हुई। आप कम से कम उन चीजों को देखें। तो आप हर चीज नैब पे डाल दें या इमरान खान पे डाल दें, इमरान खान का इसमें कोई कसूर नहीं है। आप अपने अमाल को देखें, जो अमाल आप कह रहे हैं ना, उनको आप देखें और उसके ऊपर नजरसानी करें। पाकिस्तान के हाल पे रहम करें। जो कुछ पाकिस्तान के साथ आप लोगों ने कर दिया और करने की तैयारी के लिए दिन रात आप एफर्ट कर रहे हैं, उस पे रहम करें। मैं ये कहना चाहता हूं। मेरे सवाल का जवाब, जब इमरान खान नियाजी ने कहा कि 70 करोड़ बलूचिस्तान में सेनेट की टिकट के लिए चल रहे हैं, आपने कितने पैसे इमरान खान को दिए? आप डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहब के साथ भी आपने प्रोग्राम किया, आप उसको याद करें। और आप खुदा के लिए आप इस टॉपिक पे आए कि नैब क्या कर रही है। आप इस घूम के उस पे जाते हैं। 70 करोड़ कोई आप इस दुनिया में रहने वाले अक्लमंद आदमी है, आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, कोई इलेक्शन के लिए 70 करोड़ देगा? हवा में देगा। और दूसरी बात यह है कि हमारे 7 एमपीएस थे और जहूर आगा साहब जो हैं वो खुद बैठ गए थे। उसके बाद जब उनको टिकट इशू हुआ तो हमने बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ हमारा कोलिजन है। कोलिजन गवर्नमेंट के तहत जाम साहब ने और पीटीआई ने फैसला करके एक जॉइंट कैंडिडेट के तहत मुझे लाया। आप अपनी करप्शन की बातें करें, आप मुझे छोड़ दें। ठीक हो गया, ठीक हो गया सेनेटर साहब। सिंध में 3 हुकूमतें आपने की हैं। सिंध में 3 हुकूमतें कंसेक्टिव की हैं, 8 से 13, 13 से 18, 18 से 2021 हो गया। वहां आपने आसारे कदीमा बना दिया करप्शन का। आप खुदा के लिए उसके ऊपर जाएं।
जी 70 करोड़ इमरान न्याजी ने कहा रेट चल रहे हैं आपको कि इमरान न्याजी को आपने कितने पैसे दिए, फिर आपको बाप पार्टी से टिकट मिला, फिर आपको जहूर आगा को पीटीआई नहीं दिया, पूरे आपको पीटीआई ये खड़ी भी हो पता गया। नहीं है कि मुझे ना बाप पार्टी से टिकट मिला ना कुछ मिला, मैं आजाद इलेक्शन लड़ा। आप अपनी करप्शन की दास्तान सुनाएं। आप 70 करोड़ और उससे भूल जाएं। आप ये बताएं ये जो 100 अरब की चीटियां आ रही हैं और जो ये आप लोग के कुल्फी वाले को रिक्शे वाले के अकाउंट में कर रहे हैं, आप उसकी बात करें। आप अपनी से मिल गया आपको 70 करोड़ पे इमरान न्याजी ने कहा रेट चल रहे, आपको आजाद में कहां से वोट मिल रहा है आवाम को बता दिया आज। वो बेताज करप्शन के बेताज बाजा पूरा नहीं मिला मेरे भाई, आजाद में वोट नहीं मिला। आपको इलेक्शन का पता ही नहीं है, आपको इलेक्शन की डिटेल मालूम नहीं है, आप अपनी करप्शन पे जिक्र करें। आप ये बताएं वहां पे 7 कोर्ट पीटीआई के थे, 7 कोर्ट, वहां पॉलिटिकल सेटलमेंट के तहत हमने इलेक्शन लड़ा। चलें सेनेटर साहब, लेट कादर मंदोखेल साहब का कोई टेक्निकल थोड़ा सा इशू भी है, उनकी आवाज भी हम तक नहीं पहुंच पा रही। जी कादर मंदोखेल साहब प्लीज। लॉजिक नहीं है तो आवाज कैसे पहुंचेगी हमारे? जी वो घुमा के 70 करोड़ एक बेसलेस और एक हवाई बात, वो इस दुनिया में रहने वाले आदमियों को इतनी समझ नहीं है, इतनी अकल नहीं है कि इलेक्शन में इस तरह की चीजें, इतने पैसे कोई नहीं खर्च। चलें लेट हिम स्पीक नाउ। जी सेनेटर साहब मंदोखेल साहब को प्लीज अपनी बात। जी मंदोखेल साहब प्लीज गो अहेड। देखिए इमरान न्याजी साहब ने कहा कि बलूचिस्तान में सेनेट के टिकट के लिए 70 करोड़ चल रहे हैं और उसके बाद उन्होंने अब्दुल कादिर साहब को टिकट दी है। उसके बाद पूरा पीटीआई बलूचिस्तान खड़ी हो गई है। फिर इमरान न्याजी साहब को टिकट विड्रॉ करना पड़ा, फिर उसको मिला टिकट दिया जहूर आगा को जो अभी मौजूदा गवर्नर है, फिर उसके बाद इनको मिला बाप पार्टी से टिकट, फिर उसके बाद बाप पार्टी के हक में जहूर आगा को आपको पता नहीं है, बाप पार्टी से टिकट नहीं मिला। बना रहे करप्शन के बादशाह आपने इमरान खान की भी मिट्टी पली। चलें लेट मी गो अहेड विद बलोच साहब। जी कोई सवाल है ना जवाब है। नहीं एक मिनट सेनेटर साहब, आपने काफी बोल दिया है, किसी दूसरे बंदे को बात करने दें। सेनेटर साहब किसी और बंदे को भी बात करने दें। दोनों मोहतरम कादर साहिबान से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अब सुन लें। जी बंद की उसका हिसाब दो। जी सेनेटर साहब मंदोखेल साहब और सेनेटर साहब प्लीज बलोच साहब को। जी बलोच साहब गो अहेड। जी देखिए गुजारिश ये है, अगर आप करप्शन पर ये टॉपिक है और इस पर बात कर रहे हैं, पहली बात तो ये कि सेनेटर साहब बात कर रहे हैं, कादर मंदोखेल साहब जो हैं वो शायद स्काइप पर हैं और इनको इस बात का ख्याल करना चाहिए कि जो बंदा स्काइप पे बात कर रहा होता है उसको थोड़ा सा डिसएडवांटेज होता है। नहीं वो भी स्काइप पे ही हैं। हाँ लिहाजा कादर मंदोखेल साहब की बात को सुनना चाहिए। उन्होंने बिल्कुल उस वक्त मीडिया पर बात हुई थी, मैं ये नहीं, लेकिन ये इमरान खान साहब ने खुद कहा था कि 70 करोड़ रुपए की बोली लगती है और माशाल्लाह ये कादर सेनेटर साहब के बारे में भी मशहूर है कि इनका शुमार भी मुखैर अदराज में होता है। अल्हम्दुलिल्लाह काफी इन पर अल्लाह का करम है, पैसा बहुत है, लेकिन वो वाकई पीटीआई की उस वक्त लोगों ने आगे से प्रोटेस्ट किया था। सब पार्टियों में तो सारे लोग फंड्स देते नहीं है। हाँ हो सकता है पार्टियों में एमएनएस भी तो देते हैं। नहीं वो तो टिकट का होता है ना कि आप हर पार्टी ने फीस रखी होती लाख रुपया या 50,000 पर एप्लीकेशन, तो ये 70 करोड़ रुपया लेना तो कोई फंड नहीं है ना, 70 करोड़ तो नहीं आप ले सकते। लेकिन बहरहाल हम आगे चलते हैं। गुजारिश ये है, बात ये हो रही है कि जो बातें मैंने की कि नैब को जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जजमेंट दी, उसके बाद आप देख लें कि जितनी बड़ी अरबों रुपए की करप्शन की पिछले दिनों एक रिंग रोड का स्कैंडल आया, पिछले दिनों एक रिंग रोड का स्कैंडल आया, अद्वियात में आमिर कियानी का नाम आया, फिर आपने देखा कि ये जहांगीर तरीन साहब कल तक तो वो भी हुकूमत का हिस्सा थे और जिस तरह अरबों खाए, और अब जब उनको एनआरओ दिया गया तो अदालत में जाकर एफआईए ने लिख के दे दिया कि हमें इनकी गिरफ्तारी नहीं चाहिए और ना इनके बेटे की चाहिए। इसका मतलब है उधर वो भी बजट से एक दिन पहले, एक दिन पहले और सबसे बड़ा एनआरओ इमरान खान ने अपनी हमशीरा को दिया जिन पर अरबों रुपए, और वो कहती है कि सलाई मशीनों के जरिए, और वो कहते नहीं 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 ये तो जनाब वो टैक्स दे के मतलब बनता है, टैक्स का केस बनता है और उसका वो फाइन दे दे और जान छूट जाए। इस तरह जान नहीं छूटेगी, टाइम हुकूमत का खत्म होने वाला है।
یہ جو اربوں روپے آپ نے ہڑپ کیے ہیں، ان اربوں روپے کا آپ کو پاکستان کی عوام کو جواب دینا پڑے گا. اجازت دیں، میں اگر کوئکلی ایک اور بریک لے لوں ناظرین، واپس آ کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ملک میں جو اکاؤنٹیبلٹی کا جو پروسیس ہے اس حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے پروگرام کے اندر. میرے پاس صرف 3 منٹ ہے. تینوں مہمانوں سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ اپنی بات اگر 1 منٹ کے اندر کمپلیٹ کر لیں. سینیٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ انسٹیٹیوشنل معاملہ ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہو، کیسز ہوں، ظاہر ہے کہ ریاست ہے، اس کے ہر پارلیمنٹ کا اپنا کام ہے، ایگزیکٹو کا اپنا کام ہے، جوڈیشری کا اپنا کام ہے. یہ تاثر کیا ختم نہیں ہونا چاہیے کہ حکومت جو ہے وہ کوئی اینگلنگ کرتی ہے جس کی وجہ سے اپوزیشن جو ہے وہ بارہ یہ کہتی ہے کہ جی آپ کا جو ہے وہ گٹھ جوڑ ہے احتساب کے ساتھ؟ دیکھیں جی، ہماری گورنمنٹ نے ایک آرڈیننس لایا تھا اور اس میں جو پرپوزڈ امینڈمنٹس تھیں اس کی کافی ساری ڈیٹیلز تھیں کہ نیب کیا کیا کر سکے گا، اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ اوور ڈوئنگ کر رہی ہے، آرم ٹویسٹنگ کر رہی ہے، وہ لوگوں کو اریسٹ کرتے ہیں، ان کی وہ پاورز کو کس ٹائم وہ استعمال کرے گا، کس ٹائم نہیں کرے گا، اور 50 کروڑ یا دیر واز اے لمٹ کہ کس لمٹ کے بعد جو کرائم ہے اس کو وہ ٹیسٹ چیک کرے گا، اور جو آفیسرز کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے کہ جی آپ نے جو یہ کام یا یہ ڈیسیژن کیا اس میں اگرچہ فائنینشیل کرپشن نہیں ہے لیکن آپ نے مس مینجمنٹ کی یا اپنی پاورز غلط یوز کی. یہ تمام چیزیں تھیں اور اوپن دعوت دی گئی بار بار. اسپیکر نیشنل اسمبلی نے بھی، چیئرمین سینٹ نے بھی تمام لوگوں سے پولیٹیکلی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے ہیڈ سے بات کی. ٹھیک ہو گیا، لیکن اپوزیشن جو ہے وہ اپوزیشن جو ہے جی اپوزیشن اس بات پہ آنے کے لیے منتخیل صاحب پلیز آپ تو وہ نہیں بیٹھے اس کے اوپر. اگر یہ چاہتے ہیں یا اس کے اگر ٹھیک ہو گیا سینیٹر صاحب. جی منتخیل صاحب. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ قیامت کی نشانی ہے کہ کرپشن کا بادشاہ کرپشن کے اوپر بات کر رہا ہے، اور آپ نے ان کو سینئر رہنما تحریک انصاف کے تحریک انصاف کے کارکنان اس وقت رو رہے ہوں گے اس پروگرام کو دیکھ کے. بات یہ ہے کہ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ڈاکٹر فردوس عاشق عوان نے صحیح ٹریٹمنٹ دیا تھا، اسی ٹریٹمنٹ پہ رہے میرا خیال. آپ اپنے ٹانگوں پہ نہیں جا سکتے، آپ اپنے ٹانگوں پہ نہیں جا سکتے تھے. فردوس عاشق عوان کی جگہ آپ ہوتے ہیں، مرد بنو میدان میں نہ چھوڑو. کرپشن کی بادشاہ. I request to the both the guests that please focus on the topic, please focus. پرسنل ایک دوسرے کے اوپر. منتخیل صاحب رہے کرپشن کے بادشاہ اپنی اوقات میں رہے. یہ بلوچستان سے دور کا واسطہ نہیں ہے. وہاں جا کے اپنی اوقات میں رہو، اپنے جواب یہاں پر دے دو. لوگ رو رہے ہوں گے کہ آپ نے اس کو سینئر آدمی کہا. یہ کہاں سے سینئر ہو گئے؟ پیسوں پہ سیٹ خرید کے عمران خان کو 70 کروڑ دے کے یہ اس نے ٹکٹ لیے اور اپنے کینڈیڈیٹ کو دستبردار کر رہا ہے. میں کہتا ہوں، آج بھی کہتا ہوں، میں دعویٰ کہتا ہوں، آئیے بات کرے اکراس دا بورڈ کرپشن کے اوپر بات کرے، اکراس دا بورڈ احتساب کرے. یہ اپنا دائیں بائیں جو آپ کے بغل میں آٹا چور، چینی چور اور یہ جو سینٹ چور یہ سارے بیٹھے ہوئے ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. بلوچ صاحب آخری منٹ ہے. جی دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ تو دیکھیں نا پاکستان میں ایک مذاق بن کے رہ گیا ہے. یہ تو صرف اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے اور ایک سلیکٹڈ حکومت کو بنانے کے لیے اور اس کو قائم رکھنے کے لیے نیب کو طاقت کے ٹول کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے. اگر ہم کرپشن واقعی ختم کرنا تو آج عمران خان، لیکن آپ لوگ ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہیں؟ اگر وہ لا کے اندر کوئی چینجز لانا چاہتے ہیں تو سر یہ بالکل چینجز نہیں لانا چاہتے. یہ الیکشن کمیشن الیکشن اصلاحات بھی لانا چاہ رہے ہیں. الیکشن اصلاحات نہیں، وہ تو ایک ای وی ایم مشین لانا چاہتے ہیں جو 2023 کا الیکشن ان کو چرا کر دے. اور اگر یہ تو بالکل اگر مشین نہ ہوئی تو اس کے بغیر نہیں چوری ہو سکتے. نہیں، اس کے بغیر وہ پرانا طریقہ ہو گیا نا، وہ ایکسپوز ہو گئے. اس میں تو چوری کرتے ہوئے ڈسکا میں پکڑے گئے اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کو ووٹ چور کا عمران نیادی کو اور چیف منسٹر پنجاب کو سرٹیفکیٹ دیے. وہ تو یہ ایکسپوز ہو چکے.
اب اس لیے وہ EVM مشین لے کر آئے. آج عمران خان کے دائیں بائیں بیٹھی ہوئی جو ATM مشین ہے وہ صرف اور صرف پیسہ چوری اور کرپشن پہ. یہی تو وجہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ مہنگائی کے بحران مطلب ہے کہ آیا ہوا ہے اور مہنگائی کا ایک طوفان برپا ہے. اور یہ سینیٹر صاحب جو ہیں یہ پیسے کے بل بوتے کے اوپر سینیٹر بن کر آ گئے. وہ 70 کروڑ روپے والی بات کا تو جواب دیں قادر مندوخیل کی کا. یہ پیسہ کسی غریب ایک سیکنڈ وہ جواب انہوں نے دے دیا ہے نا کہ پیسہ جی بتائیں کہ آپ نے 70 کروڑ روپیہ عمران نیازی کو رشوت میں کیوں دیا, اس بات کا عوام آپ سے پوچھتی ہے. نہیں سر یہ تو قادر مندوخیل نے بتایا نا کہ آپ نے 70 کروڑ تو عمران خان خود بھی مانگتا رہا ہے, آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے. آپ یہ بتائیں کہ آپ نے یہ 70 کروڑ روپیہ رشوت کے طور پہ دے کے آپ سینیٹر کیوں منتخب ہوئے, یہ آپ کے لیے سوالیہ نشان ہے. تینوں مہمانوں کو بہت بہت شکریہ. ناظرین کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.